प्रश्न 1 तथा 2 में सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किसे दर्पण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? क प्लास्टिक का पैमाना, ख तांबे की छड़, ग फूला हुआ गुब्बारा, घ ऊनी वस्त्र। तो इसमें से किसे आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? तो इसमें ऑप्शन आएगा तांबे की जो छड़ है ख, उसको आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये धातु की बनी हुई है और धातु जो है वो एक चालक है, तो इसलिए इसे आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। आगे है प्रश्न नंबर 2, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ क तथा कपड़ा दोनों धनावेशित अर्जित कर लेते हैं। ख धनावेशित हो जाती है और कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ग छड़ तथा कपड़ा दोनों ऋणावेशित अर्जित कर लेते हैं। घ ऋणावेशित हो जाती है तथा कपड़ा धनावेशित हो जाता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या हो जाता है? छड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेशित अर्जित कर लेते हैं। छड़ धनावेशित हो जाती है, कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ग छड़ तथा कपड़ा दोनों ऋणावेशित अर्जित कर लेते हैं। घ ऋणावेशित हो जाती है तथा कपड़ा धनावेशित हो जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर क्या आएगा? छड़ धनावेशित हो जाती है और कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। आप याद रखेंगे। आगे है इसके बाद में प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों के सामने सही के सामने टी तथा गलत के सामने एफ लिखिए। क सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित नहीं करते, तो ये फाल्स हो गया। एफ लिखेंगे या इसके आगे। आगे है ख ख में है आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रा को आकर्षित करती है। आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रा को आकर्षित करती है, बिल्कुल करती है, ये सत्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रू, यानी टी लिखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसके बाद में ग पर। तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता। तो प्यारे बच्चों, तड़ित चालक जो होता है वो भवन की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, और ये कह रहा है भवन की सुरक्षा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इसने गलत दे रखा है, तो क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। इसके सामने क्या लिखेंगे? हम एफ लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे घ भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, भूकंप की हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, तो यहाँ पर भी ये भी क्या दिया हुआ है? हमें फॉल्स दिया हुआ है, ट्रू नहीं है। तो इसके आगे भी हम लिखेंगे एफ। भूकंप जो होता है वो आपस में प्लेटों के उलझने से आता है एक दूसरे के ऊपर, वो कभी भी उलझ सकती हैं, तो यहाँ पर हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, तो फॉल्स आएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। आपने देखा होगा जब आप सर्दियों में अपनी स्वेटर उतारते हैं तो चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? इसकी व्याख्या करनी है। तो उत्तर होगा, स्वेटर उतारते समय यह त्वचा से रगड़ खाती है और आवेशित हो जाती है, तो
ऐसा रगड़ने से क्या हो जाता है, उन पर आवेश आ जाता है। आवेशन के कारण ऐसा होता है कि आपको चट-चट की ध्वनि सुनाई देती है। आप समझ गए होंगे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। आगे प्रश्न नंबर, तो इसमें आवेशों के इकट्ठे होने की वजह से चट-चट की ध्वनि के साथ चिंगारी भी दिखाई देती है कई बार। आगे इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। ये हमसे पूछ रहा है, जब हम किसी आवेशित वस्तु को अपने हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो ये किस कारण से होता है? तो इसके लिए हम इसका उत्तर लिखेंगे। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो उसका आवेश हमारे शरीर में प्रवेश करते हुए पृथ्वी में चला जाता है। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो चालक है, तो हमारे शरीर से होते जो आवेश है वो कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, इसलिए वो उस अपना आवेश खो देती है। इस प्रकार वह वस्तु अनावेशित हो जाती है। किसी वस्तु के आवेश का इस प्रकार पृथ्वी में चले जाने की प्रक्रिया को जो कहते हैं, वो कहते हैं बोह्र संप्रकरण कहलाता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है। क्या इसे भूकंप लेखी सिस्मोग्राफी से रिकॉर्ड किया जा सकेगा? क्या इससे अधिक हानि होगी? तो इसका उत्तर होगा, भूकंप की विनाशकारी ऊर्जा को रिक्टर पैमाने पर मापी जा सकती है। किस पैमाने पर माप सकते हैं हम? रिक्टर पैमाने पर भूकंप की माप को माप सकते हैं। इस पैमाने पर यदि भूकंप की माप 3 हो तो इससे अधिक हानि नहीं होगी। भूकंप का रिकॉर्ड भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ से किया जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 7। तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए। यानी तड़ित से बचने के लिए आपको अपनी सुरक्षा के 3 उपाय बताने हैं। उत्तर होगा, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यदि आप खुले क्षेत्र में हैं तो जमीन पर सिमट कर बैठ जाना चाहिए। और नंबर 2 उपाय है, तड़ित के समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। मोबाइल का उपयोग जो है वो खतरनाक है। और तीसरा उपाय, धातु की चीज़ों या विद्युत तारों को नहीं छूना चाहिए। जब तड़ित की घटना घटती है तो धातु की चीज़ों और विद्युत की तारों को आपको नहीं छूना है। ये तड़ित से सुरक्षा के 3 उपाय हैं जो आप लिख सकते हैं, और आपको उपाय करने भी हैं ताकि आप तड़ित से बच सकें। आगे प्रश्न नंबर 8। आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 8 में आपको क्या बताना है? आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है ये दोनों आवेशित गुब्बारे हैं, दोनों पर एक जैसा आवेश है। तो एक जैसे आवेश यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि अनावेशित गुब्बारा जो है आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है, क्योंकि आवेशित वस्तुएं जो होती है वो अनावेशित वस्तुओं को आकर्षित करती हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? चूंकि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा दूसरे भाग में इसमें? अतः एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित वस्तु को प्रतिकर्षित करेगा।
जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित वस्तु द्वारा आकर्षित किया जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा? प्रयोग से पता चलता है कि आवेशित वस्तु किसी अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है या करता है। अतः अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। तो ये था प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। तो प्यारे बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा, आपने एक चित्र भी देखा। एक यंत्र बनाया होता है जिसे कहते हैं विद्युतदर्शी, जो आवेश की पहचान करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए। तो किसी आवेशित वस्तु की पहचान के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है, जो आप चित्र में देख सकते हैं। इसमें क्या है, देखो आप, इस सरल विद्युतदर्शी में कांच की एक बोतल होती है जिसमें चित्र के अनुसार एक छिद्र बनाकर धातु की एक पेपर क्लिप घुसाई जाती है। तो इसमें एक पेपर क्लिप घुसा रखी है। एल्युमिनियम की पन्नी की 2 पट्टी पेपर क्लिप पर लटकाई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं चित्र में जो लटकाई गई हैं वो एल्युमिनियम की पट्टी हैं। जब एक आवेशित वस्तु को पेपर क्लिप की बाहरी सिरे को स्पर्श कराया जाता है तो एल्युमिनियम की पट्टी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। इसका मतलब उन दोनों पर कैसा आवेश आता है? समान आवेशित। इस प्रकार सरल विद्युतदर्शी द्वारा आवेशित वस्तु की पहचान की जाती है। तो ये था इसका उत्तर। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10। भारत के उन 3 राज्यों प्रदेशों की सूची बनाइए जहां भूकंपों के झटके अधिक संभावित हैं। तो आपको बताना है भारत के उन 3 राज्यों प्रदेशों की सूची, यानी उनके नाम जहां भूकंपों के झटके अधिक प्रभावित हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे जो आपने पाठ में पढ़े और आप जानते भी हैं। भारत के 3 राज्य जहां भूकंप के अधिक झटके आते हैं, नंबर 1 जो है वो है राजस्थान, नंबर 2 है कश्मीर और नंबर 3 है कच्छ का रण यानी गुजरात। कै ख गए, हमने 3 उन राज्यों के नाम लिखे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तब भूकंप के झटके लगते हैं। आप अपने बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतेंगे? तो आपको अगर अपना बचाव करना है तो आप क्या कर सकते हैं? जब आप घर से बाहर होते हैं और भूकंप के झटके लग रहे हैं तो आप अपने बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं? तो उत्तर लिखेंगे हम। यदि हम घर से बाहर हैं तब भूकंप के झटके लगते हैं तो निम्नलिखित सावधानियां बरतेंगे। नंबर 1 जो सावधानी है वो है भवनों वृक्षों तक ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान की ओर जाएंगे। और नंबर 2, यदि कार या बस में है तो धीरे धीरे किसी खुले सुरक्षित स्थान पर पहुंचेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 12। मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित झंझा की संभावना है और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है तो क्या आप छतरी लेकर जाएंगे? व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों, तड़ित झंझा की संभावना के समय हम छतरी लेकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि छतरी की जो डंडी जो होती है वो अगर धातु की बनी हुई है तो तड़ित झंझा की संभावना के समय छतरी लेकर बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि धातु की जो बनी हुई है अगर ऊपर तड़ित झंझा होगा तो उससे हमें आघात लग सकता है, क्योंकि छतरी की डंडी धातु की बनी होती है जिसके कारण तड़ित आघात कर सकती है। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ अभ्यास के प्रश्न जो हमने किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको